हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की इस पाठशाला में आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ। आप सब बच्चे कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और आप सब बहुत ही जोश और उमंग के साथ मेरे साथ पढ़ेंगे, राइट। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब मेरे साथ डाउट नॉट में जो पढ़ रहे हैं। तो फटाफट बच्चों जल्दी से जुड़ते रहिए, फटाफट कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो बच्चों हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम रसायन विज्ञान का ऑर्गेनिक जो पार्ट है उसे आज शुरू करेंगे, राइट। तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ना है। बहुत इजी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना इजी कोई सी भी केमिस्ट्री नहीं होती है, इसलिए हम बहुत ही आसानी से इसे समझ लेंगे। ओके, हम चैप्टर का नाम क्या है, आज क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सकें, राइट। हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि हम आज टॉपिक जो है उसका परिचय, फिर उसका क्लासिफिकेशन, उसका नामकरण और उसके बाद उसके जो बॉन्ड्स हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उन सब को डिस्कस करेंगे, राइट। आपका टॉपिक क्या है उसको भी हम समझ के ही उस तक पहुंचेंगे ताकि मेरे बच्चे चैप्टर का नाम भी अच्छे से याद कर सकें। तो आपको स्क्रीन पर दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। एक में तो रुमाल में पता नहीं क्या है जिससे व्यक्ति बेहोश हो गया, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, प्लांट्स पर कुछ छिड़क रहा है। क्या कर रहे हैं ये, जरा ध्यान देंगे। हम लोग मूवीज में देखते ही हैं, है ना, कि किडनैपर्स आते हैं, रुमाल में कुछ डालते हैं और बेहोश करके बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं। अरे ये कर क्या रहे हैं? ये उस रुमाल पर जितने भी किडनैपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म डालते हैं, जो किसका पार्ट है, आज के टॉपिक का जो नाम क्या है, जिसका हेलो एल्केन और हेलो एरिन, राइट। वहीं पर हेलो एल्केन का पार्ट तो समझ में आया, क्लोरोफॉर्म किसका पार्ट है, हेलो एल्केन का। वहीं पर आपको दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति प्लांट पर कुछ छिड़क रहा है। कभी कभी प्लांट्स जो होते हैं उन पर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, छोटे छोटे जानवर लग जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो फसल को नष्ट कर देते हैं। तो जितने भी कीटनाशी दवाइयां होती हैं उन सब में कौन सा पदार्थ होता है, हेलो एरिन, यानी वन ऑफ द काइंड क्या क्या होता है, आपका हेलो एरिन होता है। ओके, बात समझ में आई। यानी आपके चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, राइट। तो अब चलते हैं हम आगे थोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे मैम हेलो एल्केन हेलो एरिन तो आपने नाम बता दिया, अब ये चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे? डोंट वरी, हम आराम से पहले कुछ जनरल बातें करेंगे, उसके बाद हेलो एल्केन और हेलो एरिन पर आएंगे ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए, राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हम हेलो एल्केन और एरिन की जब बात कर रहे होते हैं तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चैप्टर सबसे पहले रखा गया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले होंगे बेटा? ऑर्गेनिक शब्द आते ही, कार्बनिक शब्द आते ही आप सबके दिमाग में ये क्लिक कर जाता है कि हम सब किसको पढ़ेंगे, कार्बन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कार्बन। और कार्बन के साथ में जो बंध बनाने वाले हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक्स। ये एक्स क्या है, राइट। कार्बन के साथ तो सभी बंध बनाने, क्योंकि कार्बन की बॉन्डिंग नेचर बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या है, एक्स क्या है? एक्स जो है वो एक हेलोजन शब्द दिया गया। एक्स को क्या दिया गया? हेलोजन, जिसका अर्थ होता है क्या? नमक, राइट। नमक युक्त यौगिक। ओके, अब नमक बनाने वाले यौगिक हेलोजन। अब इसको हेलोजन ही क्यों कहा गया? क्योंकि आप हेलोजन तत्वों के बारे में तो सबने देखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नायोडीन, राइट।
ठीक है, देखा है ना। अब आपने देखा होगा ये किसी भी धातु के साथ जुड़ जाए तो नमक ही बनाता है, एक लवण ही बनाता है। जैसे NaCl एक लवण है, KCl एक लवण है, इस तरह से KBr ये भी एक लवण है। तो इस तरह से जितने भी X यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिसके साथ भी जुड़ा, जिस धातु के साथ भी जुड़ा, उन सब में लवण बनाया, नमक बनाया, तो इसे नाम दिया हेलोजन और जिसे रिप्रेजेंट किया X, और X का मतलब हुआ 4 तत्वों का समूह। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करें? अब हम आते हैं जब कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? हेलोजन के साथ जुड़ता है। तो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? हेलो। पर कार्बन को हम लोग जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये R इसको कहते हैं हम लोग एल्केन। क्या कहते हैं राजा बच्चों? एल्केन। तो ये हुआ हेलो एल्केन। क्लियर, कार्बन जब हेलोजन के साथ जुड़ गया। अब बच्चों कार्बन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? 4 होती है। चारों वैलेंसी पर हेलोजन, हाइड्रोजन, अन्य तत्व भी जुड़ सकते हैं। तो हेलो एल्केन समझ में आ गया। वहीं पर जब अपन इसकी बात करते हैं तो एक बात पता होना चाहिए, कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है। कैसे? आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब क्या? जैसे कार्बन जिस हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है वो एक अन्य कार्बन से ही जुड़ा हो, एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री। वहीं पर यदि कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। और वहीं पर यदि वो कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं 3 डिग्री। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? तो फटाफट कमेंट में यस मैम लिख देंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आता है सेकंड। अपन आगे बढ़े तो हमें ये पता होना चाहिए हेलो एरीन, एरीन शब्द का क्या मतलब होता है। बेंजीन रिंग जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें एरीन शब्द लिया गया है, ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? सुगंधित पदार्थ, राइट। ये क्यों आया? सुगंधित शब्द कहाँ से आया? एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो शब्द आया एरोमा से, और एरोमा का अर्थ होता है गंध युक्त पदार्थ, सुगंध युक्त पदार्थ, राइट। तो सुगंधित हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एरिन्स कहते हैं। और वहीं पर यदि हेलोजन जुड़ जाए तो कहा जाता है हेलो एरिन, राइट। यानी कि बेंजीन रिंग आपके पास ये रही। ओके बच्चों, तो ये बेंजीन, अब बेंजीन को कहते हैं एरीन। ओके, और ये इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। वहां पर यदि क्या जुड़ जाए बच्चों? हेलोजन जुड़ जाए तो हम उन्हें क्या कह देते हैं? हेलो एरीन कह देते हैं, राइट। बात क्लियर हो गई, और ये सुगंधित पदार्थ होते हैं। टॉपिक क्लियर होगा, बात समझ में आ गई। ओके, अब हम फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में इनसे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यदि आज ये बात क्लियर, आगे सारे टॉपिक्स क्लियर, राइट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके डन, चलते हैं आगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है टॉपिक? हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या है, राइट। हेलो एल्केन, कार्बन के साथ में किसका जुड़ जाना राजा? हेलोजन का जुड़ जाना, एल्केन। वहीं बेंजीन रिंग में किसका जुड़ जाना? हेलोजन का जुड़ जाना, क्या कहलाता है? हेलो एरीन। चलो थोड़ी सी परिभाषा को बनाने की कोशिश करते हैं। क्या? अपने पास कार्बन जिसकी 4 वैलेंसी है, H, इसको क्या कहते हैं? मेथेन, राइट, प्लस X हेलोजन। यदि किसी भी कार्बन हाइड्रोजन युक्त यौगिक में, किसी कार्बन हाइड्रोजन युक्त यौगिक में कार्बन में से क्या हाइड्रोजन का यदि विस्थापन कर दिया जाए, किसके द्वारा? हेलोजन के द्वारा। क्या कर दिया जाए? विस्थापन कर दिया जाए, तो बनने वाला जो नया यौगिक है उसे हम कहते हैं क्या?
हेलो एल्केन। एल्केन क्यों कह रही हूं? अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को डिफाइन ना करूं, केवल कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ दिखाऊं, तो मैं उसे एल्केन से ही बोलूंगी, क्योंकि जब तक आपको पूरी वैलेंसी क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम उसका नामकरण नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हेलो एल्केन। अब आ जाता है दूसरा हेलो एरिन। तो यहाँ पर भी अपने पास यदि यहाँ पर हाइड्रोजन है और वो यहाँ से हटाकर उसको अपन किसके द्वारा हटाएं? हेलोजन के द्वारा, तो अपना क्या बन जाता है बच्चों? हेलो एरिन। फटाफट कमेंट में लिखो, समझ में आ रहा है या नहीं? जल्दी, बात क्लियर हो गई होगी। डन? ओके जी, ओके, क्लियर। तो अब हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्लियर हो गया है। तो हम अब इसकी परिभाषा जो मैंने समझाई है, क्या वही है? फटाफट चेक कर लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फटाफट ले लिया? ओके, चलो जी चलो। अब आती है इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार। हेलो एल्केन, हेलो एरिन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि हेलो एल्केन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं, जबकि ये सुगंधित हाइड्रोकार्बन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे बेंजीन रिंग कहा जाता है। ये तो परिभाषा मेरे बच्चों को याद हो गई है क्योंकि हमने समझ ली है, राइट। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। मैं स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये नोट्स बनाएंगे, ओके। जल्दी से जल्दी फटाफट चलते हैं आगे। अब आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है ना, जिसमें अपन देख रहे हैं रिएक्शन में क्या लिखा गया है कि R और X ये क्या है? एल्केन। अभी मैंने बताया था R को एल्केन कहते हैं, और H अभी डिफाइन नहीं है, कार्बन की वैलेंसीज पता नहीं है क्या होनी है, ओके। तो अपन एल्केन तभी होता है जब कार्बन होगा, कार्बन तो होगा पर कितने क्या जुड़े हुए होंगे ये क्लियर नहीं, तो एल्केन शब्द दिया, ओके। फिर हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इन बॉन्ड को तोड़ना है, और वहां पर बंध जब टूटता है तो वो बंध में क्या होता है बच्चों? ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ये सबको पता है ना, 11th में पढ़कर आए हो, इसलिए यहाँ पर ये सब चीजें आपको पता है। जिसको नहीं पता है वो 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ लें, हमने वीडियो बना रखे, वहां जाकर देख लें, ओके। तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो एक यहाँ से बंध टूटा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, और यहाँ पर हेलोजन जो है जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही बंध टूटा, और बंध टूटने से क्या बन गया? हाइड्रोजन तो निकल गया, माइनस का मतलब निकलना, प्लस का मतलब जुड़ना, और ये हो गया RX, ओके। क्लियर हो गई बात, ठीक है। बॉन्ड जो होते हैं, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, क्लियर। आगे मैं इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगी, लेकिन अभी इतना पता होना चाहिए। आगे चलते हैं आगे। एरिन, एरिन का मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का निकलना माइनस और हेलोजन का जुड़ना प्लस, ये यहाँ पर जुड़ गया और ये बन गया बेंजीन रिंग के ऊपर X, हेलो एरिन। क्लियर टॉपिक। हेलोजन तो पता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 4 तत्वों का समूह है, क्लियर। ओके जी, ओके। फटाफट लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब क्या है जी? अब ये कह रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण। बच्चों ध्यान दो, आपने शुरुआत की हेलो एल्केन से, ठीक है, क्लियर हो गया। एरिन भी ठीक है, क्लियर हो गया। बेंजीन रिंग पर हेलोजन, हेलो एरिन, कार्बन की एक श्रृंखला है उस पर X का लग जाना, हेलो एल्केन, दैट्स इट, ओके। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है भाई? 3 प्रकार से किया गया है, जरा ध्यान दो, ठीक है। 3 प्रकार से क्या? जब कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ है या फिर बेंजीन रिंग है उसमें भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो
ये कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ता है तो ये हेलोजन की संख्या कितनी है, यानी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, मोनो, डाई और ट्राई। ठीक है, मोनो मतलब एक कार्बन से एक ही हेलोजन जुड़ा हो, अगर डाई है तो 2 हेलोजन, ट्राई है तो 3 हेलोजन। ठीक है, एक कार्बन श्रृंखला है, कार्बन कार्बन की एक श्रृंखला समझ में आती है ना, अगर नहीं आती है तो ऐसा देख लो, ये कार्बन की एक क्या है बच्चों, श्रृंखला है, जिसमें क्या होता है, श्रृंखला होती है तो उसमें कार्बन के वैलेंसेस को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो हेलोजन भी जोड़ा जा रहा है। अब एक हेलोजन जोड़ा मोनो, 2 हेलोजन जोड़े डाई हेलोजन, 3 जोड़े तो ट्राई हेलोजन। ओके, तो ये संख्या के आधार पर हो गया। अब चलते हैं, दूसरा आता है कि कार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये सेम स्थिति किसमें है, एरिन्स में भी है। ओके, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, चलते हैं, जब ये जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन जो है वो किस कंडीशन में है, sp2, राइट। इस स्थिति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है, 2 प्रकार से बांटा है। क्या क्या कहा गया है, एक तो कहा गया है इसका वाइनिल हैलाइड और दूसरा दिया गया है क्या, एरिल हैलाइड। ध्यान देना बच्चों, क्लियर, बात समझ में आ गई। तीसरा वही कार्बन हेलोजन, ये बेंजीन के साथ भी है राजा, ध्यान देना। ओके, डरना नहीं। फिर ये आया तो इसमें जो ये कार्बन है इसकी संकरण स्थिति sp3। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा, तो बांटा एल्किल हैलाइड, फिर बांटा एलिलिक हैलाइड, और फिर बांटा बेंजिलिक। क्लियर, बात समझ में आ गई। जरा ध्यान देना, वाइनिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना। कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और ये हेलोजन हो गया वाइनिलिक। एरिल का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ होना, हेलोजन। ओके, ये सब मैं आपको एक प्रॉपर एक पूरी सारणी जो होती है टेबल, उसके अंदर बना के भी दूंगी, जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेना, पर एक शॉर्ट नोट आपके पास होना चाहिए जो आपको पता हो क्लियरली। ठीक है, एरिल का मतलब बेंजीन से डायरेक्टली एक्स जुड़ा हो, और वाइनिल का मतलब डबल बॉन्ड हो, यानी sp2 कार्बन हो गया ना। sp2 तो समझते हो ना, sp2 कार्बन, जिस कार्बन में कितने डबल बॉन्ड हो, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या होता है sp, और जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो क्या होता है, राइट, sp3। तो एल्किल में क्या होता है, डायरेक्ट सिंगल, ये कार्बन और यहाँ हेलोजन। एरिलिक में क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर हेलोजन। और बेंजिलिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग, उसके बाद में कार्बन, फिर हेलोजन। तो ये सब क्या है मेरे राजा बच्चों, sp3 कार्बन है। ओके, डन। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ऐसे ही डायग्राम बना करके पूरा आपको इसी तरह से लिखना है, ये एक शॉर्ट नोट है। ठीक है, अब फटाफट चलते हैं हम आगे, अपनी सारणी को चेक करते हैं। ये तो क्लियर तो हो ही गया ना, फिर भी आगे सिस्टमैटिक देखो। सबसे पहले क्या है, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, है ना, और मोनो डाई हेलो एल्केन और मोनो डाई हेलो एरिन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें एक हेलोजन परमाणु क्या होता है, 2 हेलोजन परमाणु, 3 हेलोजन परमाणु। इसका एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं, देखो ये रहा, 1, 2 हेलोजन और 3 हेलोजन साथ साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं है, फटाफट देखो, जल्दी से देखें, फटाफट दिख रहा है, एक ही हेलोजन है ना, मोनो डाईहेलाइड्स, और मोनोहेलाइड्स, डाईहेलाइड्स और
टाई हेलाइड्स। क्लियर? 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं ना, 1, 2 और 3। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। जल्दी से चलते हैं वापस आगे। अगला क्या है? ये तो पहला आ गया, समझ में आ गया पहला तो। अब दूसरा देखो, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। वाइनिल हेलाइड, एरिल हेलाइड। वाइनिल का मतलब पता चला ना, क्या होता है वाइनिल मतलब? CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CHCl, राइट? sp2 कार्बन है ना बेटे, तो ये क्या है? वाइनिल। ओके, अब चलते हैं, इसमें यही परिभाषा लिखी हुई है। अब आता है एरिल। एरिल का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग से जो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, वो क्या होता है? एरिल हैलाइड होता है, राइट? जैसे बेंजीन रिंग की बात करूं तो यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दी मैंने, ये बेंजीन रिंग बना दी बेटा। ये डायरेक्ट यहाँ यदि हेलोजन जोड़ दिया तो ये क्या हुआ? एरिल हैलाइड। इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। एक बात और फटाफट ध्यान देना कि जब अपन डाई हेलो एल्केन और एरिन की बात करते हैं तो डाई हेलो एल्केन जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनको अपन अभी डिस्कस करेंगे। वो क्या है आपके पास? ये रहे। डाई हेलो एल्केन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जेम डाइहेलाइड्स और विसिनल डाइहेलाइड्स। जेम डाइहेलाइड्स और विस डाइहेलाइड, राइट? जेम डाइहेलाइड मतलब क्या? सिंपल शब्दों में यदि कहा जाए कि अपने पास यदि एक कार्बन है, इस तरह से श्रृंखला है, तो यदि कार्बन की इस श्रृंखला में यदि एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन हो या 2 भिन्न भिन्न कार्बन पर 2 हेलोजन्स हो तो उनकी प्रकृति बदल जाती है, राइट? एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन हो तो हम क्या कहेंगे? जेम डाइहेलाइड। और अलग अलग विस डाइहेलाइड्स। मैडम कैसे याद रहेंगे नाम? मैं बताती हूँ, डोंट वरी। हम किस लिए? देखो, अगर अपन जेम की बात हो, जेम का मतलब अपन जेम लगा के खाते हैं ना, ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं तो पूरा स्प्रेड होता है, एक साथ ही तो होता है ना, वो अलग अलग तो नहीं होता। तो जेम अब तो याद रहेगा, एक साथ लगा के खाते हैं ना, तो अलग अलग तो नहीं होता, वो एकदम फैलाए, साथ में ही फैला सकते हैं ब्रेड के ऊपर। जेम। ओके। विस, विस मतलब विषम। विषम मतलब भिन्न भिन्न संख्याएं, अलग अलग संख्याएं, तो वो क्या होगा? एक कार्बन पर तो नहीं होगा, इसका मतलब वो भिन्न भिन्न कार्बन पर होगा। तो जेम डाइहेलाइड्स और विसिनल। अब तो याद रहेगा। वेरी गुड, फटाफट लाइक करो, जल्दी से कमेंट करते जाओ। तो जब अपन बात करते तो देखो बेटा, यहाँ पर अपन ने लिखा कि अपन एक बात देखते हैं, ये लिखा CH, यहाँ पर इसको मैं इस तरह समझा रही हूँ, CH3 और यहाँ पर CH, Cl और ये Cl। राजा, कितने कार्बन है एक ही कार्बन पर? कितने क्लोरीन है? सॉरी, 2, एक पर ही है ना, तो नाम दिया एथिलीडीन क्लोराइड। जेम डाई जो हेलाइड्स होते हैं उनके नाम में जब आप नामकरण करते हैं, मैं वहां और बताऊंगी, पर फिर भी जब आ गया है तो क्यों ना बता दिया जाए। तो नाम के पीछे क्या लगता है? इडीन लगता है। क्या लगता है? इडीन लगता है, एथिलीडीन। ओके, है ना? तो एथिलीडीन क्लोराइड। डन। वहीं पर अगर वहीं ये हो C और C, CH2 CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर, यानी 2 अलग अलग कार्बन पर क्या होते हैं? 2 अलग अलग हेलोजन्स या क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो हम विषम विसिनल डाइहेलाइड्स, जिसका नाम एथिलीन है ना। एथिलीन क्या होता है? एथिलीन क्लोराइड, डाई क्लोराइड। ओके, तो अपने को ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ताकि आपको नामकरण समझ में आ जाए। ओके,
ये तो इजी है, ये तो नामकरण आगे और अच्छे से बताऊंगी, पर ये क्लियर होना चाहिए। डन। अब चलते हैं इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। ये तो सामान्य नाम हो गए। अब IUPAC देखो, 1,1 डाइक्लोरोएथेन, है ना, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। बात समझ में आ गई। 1,1 डाइक्लोरोएथेन बेटा, इसको कट कर दो, यहाँ पर ये सही है, CH3 CHCl Cl। ओके, अब आता है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1 2 1 और 2 डाइक्लोरोएथेन। वैसे 11 में IUPAC नामकरण बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, वहीं पर पढ़ लेना था ताकि बात समझ में आ जाए। अगर नहीं है तो अलग से IUPAC नामकरण का वीडियो वहां जाकर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी समझें उतना इजी होगा। ओके, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, जल्दी देखें, बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपना अगला प्रकार, जो क्या है बेटे, वो है अपना हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिनमें क्या होता है, जिनमें हेलोजन एक sp3 बताया था ना अभी, अलग करके क्लासिफाइड करके, तो क्या है sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। हो गया, एरिलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, राइट। और एक क्या है, एल्काइल हैलाइड। बच्चों ध्यान देना, एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल मैंने क्या दिया था, जिसमें कार्बन 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 की एक श्रृंखला है, जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये क्या है, कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या हो, आपका sp, क्या हो, sp3, है ना। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि कार्बन से जुड़ा हुआ जो हेलोजन है आपका, वो क्या हो बेटे, sp3 हो, राइट। क्लियर हो गई होगी बात। चलते हैं आगे, राइट। तो अब चलते हैं, ये तो हो गया आपका एल्काइल हैलाइड। अब आ गया एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड ये हो गया, ये कार्बन के साथ हेलोजन, फिर ये उसके बाद क्या हो, वो कार्बन जिससे ये जुड़ा हुआ हो वो क्या हो, sp3 हो, sp3 हो, तभी जाके हम क्या कह पाएंगे उसको, ये क्या हो, ये कार्बन जो है वो क्या हो, sp3 हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एलिलिक हैलाइड। बात समझ में आ गई। मैंने वही समझा दी थी कि कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है वो क्या हो, sp3 हो, उसके अगला sp2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एलाइलिक जो हैलाइड है, एल्काइल जो हैलाइड है, वो तो क्या होता है, sp3 होता है, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड होता है, और बेंजाइलिक में कुछ ऐसा होता है। मैं ये सब बता चुकी हूँ, लेकिन आपको फिर भी पता हो इसलिए, बेंजाइल। ओके, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बेंजाइल बोलते हैं, इसको बेंजाइल बोलते हैं। हेलोजन लगा तो हैलाइड, राइट। अब इनके अपने को परिभाषा समझ में आई गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। डन। चलें आगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, आराम से देखो, जल्दी से आपको समझ में आ जाए। डन। चलते हैं आगे। देखो बच्चों, ये है आपकी बेंजीन रिंग। ओके, ये बेंजीन रिंग जिससे हेलोजन तुरंत जुड़ा हुआ है, और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कैसा राजा, sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, है ना। तो sp2 कार्बन से डायरेक्टली यदि क्या हो, जुड़ा हुआ हो कौन, हेलोजन, तो हम क्या कहते हैं इन सबको, एरिल हैलाइड। ओके, डन। अब चलते हैं आगे। जब कोई बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन नहीं जुड़ा हो, एक कार्बन के बाद हेलोजन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, क्या 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 क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या कहते हैं, बेंजिल हैलाइड। क्या कहते हैं, बेंजिल हैलाइड। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार अपन अपना जो क्लासिफिकेशन है उसको टोटली क्लियर कर चुके हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। डन। ओके, अब चलते हैं हम आगे। अपना अगला टॉपिक है नामकरण। नामकरण क्या होते हैं, आपका भी तो बचपन में नामकरण हुआ था ना,
वैसे ही कार्बन जब हाइड्रोजन हैलोजन के साथ जुड़कर कोई यौगिक बनाता है तो उसका भी नामकरण होता है। ये दो पद्धतियां हैं, IUPAC और एक है आपकी कौन सी, कॉमन नेम, जिसे हम सामान्य नाम भी कहा जाता है। अपने होते हैं ना, अपने भी तो घर का नाम और बाहर का नाम अलग अलग होता है, वैसे इनका भी है। कॉमन नाम का मतलब प्रचलित भाषा में जो बोला जाता है डेली यूज में, और IUPAC इंटरनेशनल पद्धति है जो आप कहीं पर भी जाकर यदि इस नाम से तत्वों को बुलाएंगे तो वहां पर जाना ही जाएगा, राइट। तो इसी प्रकार यहाँ तत्व यौगिक जो हैं उनका भी नामकरण किया गया है। कॉमन नेम जब भी होता है बच्चों ध्यान देंगे तो कॉमन नेम के अंदर क्या होता है, ध्यान देना, सुनना कि हम क्या कह रहे हैं। कॉमन नेम जब भी आप लिखें तो कार्बन का जो भी नामकरण हो उसके कार्बन की जो संख्या आप लिखेंगे उसके पीछे इल लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना, इल, कॉमन नाम में, ठीक है। IUPAC में नहीं, IUPAC में अलग मेथड होता है, राइट। ये आप 11th में पढ़े हैं ना, यस और नो, फटाफट फटाफट बताओ, पता होना चाहिए, है ना। तो इल लगा देना। फिर भी मैं देखो थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको बताते बताते जा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी ऐसे ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नया तो नहीं है। तो ध्यान देना, जैसे अब अपने पास क्या है, सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया हुआ है CH3Cl, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ, राइट। क्या कहते हैं बच्चों, एक कार्बन है तो क्या लिख दिया, मेथ, प्लस उसके नाम के पीछे अगर सामान्य नाम है तो क्या लगाओगे, इल, और यहाँ पर क्या है आपके पास, क्लोराइड, राइट, लिख दिया। तो इनको मिलाया तो क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। ओके, बात समझ में आई। क्लोरीन नहीं लिखते हैं, Cl2 के रूप में व्यक्त करना पड़ता है, Cl इट मीन्स क्लोराइड। क्लोराइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो माइनस चार्ज में आता है, तो वहां नाम के पीछे क्या लगता है राजा, आइड लगता है। क्या लगता है, आइड लगता है। ओके डन, चले, ओके जी। तो यहाँ लिख दिया क्लोराइड। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रही हूँ उनको आप नोट करेंगे, ओके। अब IUPAC नाम, ऐसे में सारे नाम हो जाएंगे। देखो CH2 CH3 CH2Br, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब कितने कार्बन हैं, ये तृतीयक क्यों हुआ, ध्यान देना, 1 2 3 और यहाँ पर Br, CH3 CH3 CH3। बेटा अभी पीछे बताया था, एक कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो 3 अन्य से जुड़ा है तो उसे कितना डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री हिंदी में क्या लिखा, तृतीयक। कार्बन टोटल कितने, 4, ब्यूटिल, चारों क्या होते हैं, ब्यूटिल, याद है ना, ब्यूटिल। और फिर क्या लिख दिया, ब्रोमाइड। ओके डन, चलते हैं आगे। अब आते हैं, ये सामान्य नाम है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, राइट, ट्राइक्लोरो मेथेन, इसका IUPAC नाम होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। अब आओ यहाँ पर एथिलीडीन ब्रोमाइड, क्यों बच्चों, ध्यान दो, CH3 CH Br Br, राइट। कितने Br, 2 Br, कितने कार्बन पर, एक ही कार्बन पर दोनों Br लग गए तो क्या कहलाया, एथिलीडीन ब्रोमाइड। क्लियर, ये किसका है एग्जाम्पल, डाइहेलो एल्केन का। ओके आगे आओ, देखो ये क्या है, एलिलिक हो गया ना, यहाँ पर हेलोजन, उसके बाद में ये क्या है, दूसरा जो कार्बन है वो sp2 है, पहला sp3 है, राइट है। तो यहाँ पर एलिल आयोडाइड। अरे वाह मेरे प्यारे प्यारे, जल्दी कमेंट करो कि समझ में आया या नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके अब IUPAC नामकरण पर आते हैं। देखो फॉर्मूले में जब भी IUPAC नाम लिखते हैं तो क्या करते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हमेशा क्या लगाते हैं, आगे से, हम कहते हैं पूर्व लग्न, है ना, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, राइट। तो क्लोरो लगा दिया, एक कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, ठीक है। आइए फटाफट चलते हैं, क्लोरोमेथेन। अब
Br कितने, 2 कार्बन, ब्रोमो इथेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। कैसे हुआ ध्यान दो, यहां पर फॉर्मूला लिख रही हूं मैं आपके सामने, CH3 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 और Br। आईपीएसी नामकरण में क्या करते हैं, एक श्रृंखला का चयन करते हैं। कर लिया श्रृंखला का चयन, 1 2 3, सबसे लंबी श्रृंखला यही है, 1 2 3, ये भी हो सकती है। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3, कोई सी भी श्रृंखला लो, सब में 3 ही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ब्रोमीन कितने पर है, 2 पर है, तो क्या लिखा, 2 ब्रोमो, फिर इस कार्बन की श्रृंखला में एक मेथिल समूह नहीं आया ना, तो ये प्रतिस्थापी हुआ ना, तो प्रतिस्थापी में वो पहले लिखेंगे 2 मेथिल, और यहाँ लिख दिया प्रोपेन। राइट, बात समझ में आ गई होगी। ये सब बातें आपको आती है, ये मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं फटाफट आपको क्लियर कर रही हूँ। ओके, अब आता है ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि 3 क्लोरीन है वहां पर। ये देखो यहाँ पर CH, इधर Cl, इधर Cl, Cl, और यहाँ भी Cl, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, एक ही कार्बन है, मेथेन। अब ये 1 1 डाइब्रोमो एथेन, 1 1 एक पर ही तो है दोनों, 1 1 डाइब्रोमो एथेन। 3 आयोडो प्रोप 1 इन, कैसे आया, 3 आयोडो, 1 2 3, कितने पे आयोडीन, 3, क्योंकि आईयूपीएसी नामकरण ये कहता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो नामकरण वहां से अंकन शुरू करें जहां से द्विया बंध को कम से कम अंक मिले। ओके, तो 1 2 3, तो 1 2 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 पे क्या है, 3 आयोडो प्रोप, यानी 3 कार्बन तो प्रोप, और 1 नंबर पे क्या है, इन, तो 1 इन। राइट, आईयूपीएसी नामकरण भी समझ में आ गया है। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। डन, अब चलते हैं आगे। ये क्या है, हेलो एल्केन के नामकरण समझ में आ गए। अब पढ़ते हैं हेलो एरिन का नामकरण। हेलो एरिन्स का नामकरण कैसे, बेटा हेलो एरिन में सामान्य नाम जब भी आप करें तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि इस पोजीशन को इप्सो कहते हैं, इसको ऑर्थो, इसको मेटा, और इस पोजीशन को पेरा कहते हैं। बात समझ में आई। इप्सो जहां पर कोई ना कोई ग्रुप होगा तभी ऑर्थो मेटा पेरा होगा, अदरवाइज नो। राइट, तो अब देखो यहां पर अपन ने इसको कोई भी नाम ऑर्थो नहीं देंगे, यहाँ कोई नाम ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कोई समूह हो तो उसे ऑर्थो मेटा पेरा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आईयूपीएसी में तो क्या होता है, 1 2 3 इसलिए नामकरण देते हैं, और सामान्य भाषा में जो होता है ऑर्थो मेटा और पेरा लिखते हैं। राइट, डन, चलो आगे। तो यहाँ लिखा है क्लोरोबेंजीन, क्यों नहीं लिखा ऑर्थो मेटा और पेरा, क्योंकि इप्सो पोजीशन पर ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके बाद कोई ग्रुप नहीं है। सेकंड में चेक कर लेते हैं। सेकंड में यहाँ पर और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इप्सो पोजीशन हो गई और ये ऑर्थो। राइट, तो ये ऑर्थो क्लोरो टोलुइन पर आईयूपीएसी नाम क्या कहता है। आईयूपीएसी में देखो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो 1 क्या लिख सकते हैं, मोनो हेलो एरिन लिखा हुआ है, मोनो हेलो एरिन भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी लिख सकते हैं। दोनों सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम क्लियर हो गया। अब लिखते हैं फेनिल क्लोराइड भी लिखा जा सकता है। अब इसका आईयूपीएसी नाम समझ में आ जाएगा, क्या है, कितने कार्बन पर है क्लोरीन, 2 पर, 1 पर तो ये है 2, तो 2 क्लोरो टोलुइन। टोलुइन शब्द नाम सुना है ना पहले भी, यस, बेंजीन में CH3 लगता है तो क्या है, टोलुइन। सेकंड देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 और 3, आईयूपीएसी में क्या लिखोगे, 3 क्लोरो टोलुइन, लेकिन यहाँ इप्सो ऑर्थो
और ये मेटा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एम मतलब मेटा क्लोरोटोलुइन। आ गई बात समझ में। तो ये हुए बेटा इसके IUPAC नाम और ये हुए इसके सामान्य नाम। सबको क्लियर हो गए होंगे, तो फटाफट स्क्रीन शॉट लेंगे जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी 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 जल्दी। ओके डन, ओके चलो जी आगे। अब अगला टॉपिक आता है कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति। कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति कैसी होती है? बच्चों आप सब कार्बन के बारे में जानते हैं, हेलोजन के बारे में भी जानते हैं, राइट? आपने एक बात सुन रखी होगी, विद्युत ऋणता शब्द सुना है। विद्युत ऋणता का क्या मतलब होता है? बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो तत्व अपनी ओर आकर्षित कर ले वही उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है। या यूं कहूं, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता जितनी ज्यादा, विद्युत ऋणता उतनी ही अधिक होती है, राइट? तो अपन देखते हैं कि अपने पास कार्बन और हेलोजन है। ये बंध में हेलोजन की विद्युत ऋणता जो है वो क्या है, ज्यादा है। किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में। कार्बन की क्या है, कम है। तो इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वो किस तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे? हेलोजन की तरफ। जैसे ही हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन पर क्या चार्ज आएगा बेटा? प्लस, और हेलोजन पर क्या चार्ज आएगा? माइनस, राइट? जब किसी भी यौगिक में तत्वों पर प्लस माइनस चार्ज उपलब्ध हो जाता है या आ जाता है तो उन तत्वों के मध्य ध्रुवीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से गुण? ध्रुवीय गुण। और इस बंध को ध्रुवीय बंध कहा जाता है, राइट? तो कार्बन हेलोजन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? ध्रुवीय बंध पाया जाता है। बंध की प्रकृति कैसी हुई राजा? ध्रुवीय, ध्रुवीय, राइट? क्योंकि यहाँ पर हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है। मैंने विद्युत ऋणता का मीनिंग बता दिया है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। डन, क्लियर, बात समझ में आई? जब यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनका बंध ध्रुवीय है तो इनमें क्या होता है, बंध की सामर्थ्यता क्या होगी, बंध की लंबाई क्या होगी, इसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। कि उससे पहले आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए। ओके, चलो जी फटाफट देखते हैं इसकी परिभाषा। बंधन की प्रकृति को समझना आवश्यक है क्योंकि यह इस प्रकार के बंधन वाले यौगिक की क्रियाशीलता को निर्धारित करता है, राइट? अब चलते हैं दूसरा। क्रियाशीलता को तो निर्धारित कर रहा है, एक अधिक क्रियाशील है, एक उसकी तुलना में कम। हेलोजन अधिक, कार्बन कम। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि CX बंध प्रकृति में अत्यधिक ध्रुवीय है। हमने बात कर ली है क्योंकि हेलोजन परमाणु में विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, कार्बन परमाणु विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देखा ना अभी, और हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। डन, चलते हैं आगे। अगला क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर के परिणाम स्वरूप सिग्मा बंध एकल बंध जोड़ी से है। हेलोजन परमाणु की और इलेक्ट्रॉन घनत्व वापस आ जाता है। कार्बन हेलोजन में सिग्मा बंध है और ये सिग्मा बंध में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरफ आ जाते हैं? हेलोजन की तरफ आ जाते हैं। तो बात समझ में आ गई, टॉपिक क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आपको स्क्रीन पर CH3 और X नजर आ रहा है ना? देखो, जब ये अपन देखते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है इस कार्बन पर और यहाँ पर माइनस, क्यों? क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये ध्रुवता आ जाती है, इसलिए इस बंध को ध्रुवीय बंध कहते हैं। डन, अब चलते हैं आगे फटाफट। अगला इसमें टॉपिक क्या कह रहा है? हेलोजन समूह की विद्युत ऋणात्मकता एक दूसरे से भिन्न होती है जैसे जैसे हम समूह में नीचे की ओर आते हैं। ध्यान दो बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, राइट। अब ऊपर से नीचे की ओर आप आ रहे हो। जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हो और एक बाएं से दाएं ओर आते हो तो क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर जब आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की यदि अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो इनका परमाणु क्रमांक है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। जैसे फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है, राइट। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या हो गया? डिफरेंस आ गया ना। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इससे इसका आकार क्या होता है? इसका आकार इतना तो क्लोरीन का इतना बढ़ गया, आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने के कारण क्या होता है? फ्लोरीन परमाणु समूह में सबसे छोटा होता है, तो सही बात है, धीरे धीरे आकार और बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे आकार में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। डन। अब जैसे जैसे आकार बढ़ता है तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? अब इनके बॉन्ड की सामर्थ्यता को समझेंगे हम। एक बात और, विद्युत ऋणता में क्या आएगी? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, ऊपर से नीचे आई घटेगी। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम, क्योंकि ये नाभिक से दूर होते जाते हैं। ओके, चलें आगे, चलते हैं आगे। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है जल्दी से देखिए फटाफट। क्लियर हो गई बात? जल्दी से देखो, जल्दी से आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि आयोडीन परमाणु सबसे बड़ा होता है, इस प्रकार फ्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अभी तो बात हमने कर ली, मैंने बता दी आपको, ये बात तो हो गई। और उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और अंत में आयोडीन होती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन। क्यों? क्योंकि उसका आकार सबसे बड़ा होता है। डन, समझ में आया? फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। डन। अब चलते हैं हम आगे। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? X मतलब हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाई गई है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाटास जो होते हैं हमेशा वैल्यू के साथ करनी चाहिए। ये नीट वाले बच्चों के लिए स्पेशली, जब तक तुम्हें डाटास में क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आपको वो डिफरेंस पता नहीं चलेगा, राइट। आकार बढ़ रहा है क्लियर, पर डाटा क्लियर होना चाहिए। यानी कि पॉइंट्स में जो वैल्यूज हैं वो अपने आप देखो, 3.98, 16, 96, 66 कम हो रही है ना पॉइंट्स में वैल्यू, यानी आकार तो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता घट रही है। ओके, डन। चलते हैं आगे। क्या कह रहा है? कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55 है। CF के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिकतम होता है, इसीलिए CF उन सभी में सबसे अधिक ध्रुवीय होता है। बंध में सबसे ज्यादा ध्रुवता CF, Cl, CBr, Ci। सबसे ज्यादा ध्रुवीय कौन सा होगा? CF, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन। क्यों? सबसे छोटा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। डन। चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि इससे संबंधित कुछ पैरामीटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला है बंध की लंबाई। बंध की लंबाई क्या कहना चाहती है? सोचो, ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता है, बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अपन कार्बन फ्लोरीन, आकार छोटा, कार्बन क्लोरीन बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, तो ये बॉन्ड की जो डिस्टेंस होगी, ये बॉन्ड की जो डिस्टेंस होगी, ये तो कार्बन है, ठीक है। अब ये फ्लोरीन, अब इसके साथ इसका बॉन्डिंग। अब ध्यान देना, कार्बन तो इक्वल जैसा है वैसा ही रहना है, क्लोरीन बॉन्ड बढ़ गया। अब यहां पर देखो, ये और बड़ा, और डिस्टेंस बढ़ गया, फिर ये तो एक ही है, पर ये और डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, इस तरफ डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो बंध की लंबाई क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं तो बंध लंबाई बढ़ती है। दिख रहा है ना बंध की लंबाई को बढ़ते हुए? जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, डन, वेरी गुड, जल्दी से देखें। ओके, चलते हैं आगे, फटाफट देखो।
ये तो इसकी बात लिखी है। हम नीचे आते तो आकार बढ़ता है तो CF बंध में अंतर सबसे छोटा होगा और CF बंध सबसे बड़ा होगा। इसे प्रकार दर्शाया जा सकता है, राइट, CI। ठीक है, क्लियर हो गई बात। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से देखें। क्लियर, आगे चलते हैं। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बॉन्ड लंबाई सबसे ज्यादा किसकी? CI की, कार्बन आयोडीन की। देखो डाटाज देखो, 1.39, 1.78, 1.93, 2.14, 2.14 आ गई है। पता है ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसीलिए आपको वैल्यू के साथ बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को वैल्यू जब तक नहीं पता होगी वो स्पेसिफिक रूप से उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो बात क्लियर हो गई ना। चलते हैं आगे, जल्दी से देखो फटाफट। अगला, बंध एंथैल्पी क्रम, मतलब कि जो बंध की एंथैल्पी होती है, जो ऊर्जा होती है, तो सबसे ज्यादा तोड़ने में किसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए? तो CF बंध की लंबाई सबसे कम, अच्छा, और CI बंध की लंबाई सबसे ज्यादा। जिसकी लंबाई ज्यादा और जिसकी लंबाई कम, तो इस सामर्थ्यता किसकी ज्यादा, पावर किसमें ज्यादा? जरा ध्यान देना। जैसे आप और आपका फ्रेंड है, ओके, सबके मित्र तो होते हैं। एक मित्र आपके पास रह रहा है तो आपकी उसकी बॉन्डिंग कैसी होगी? अच्छी होगी। वहीं पे वो मित्र जब दूर चला जाएगा तो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग कैसी होगी? धीरे 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 कम होती जाएगी, राइट, हाँ या ना? तो कोई भी व्यक्ति आपको यदि झगड़ा कराना चाहता है फ्रेंड्स के बीच में, तो जो नजदीक मित्र रह रहा है, क्या उसमें झगड़ा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि कोई बात होगी शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन वहीं पर जो दूर रह रहा है तो उसके साथ कैसे करोगे शॉर्ट आउट? वो तो दूर रह रहा है, आमने सामने ही तो बात होती है, बात करने से बात बनती है, तो बात तो नहीं बन सकती। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? रिश्ता टूट जाता है। इसलिए यहां पर सिमिलरली, तो कार्बन फ्लोरीन के बीच में दूरी कम तो बंध प्रबल, और वहीं पर कार्बन आयोडीन के बीच में बंध की दूरी ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो वो आसानी से टूट जाता है। तो सामर्थ्यता का पता चला। तो बंध प्रबल है तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए, बंध दुर्बल है तो ऊर्जा कम चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो देखो भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति बॉन्ड एंथैल्पी क्रम पर निर्भर करती है। कार्बन और फ्लोरीन परमाणु का आकार बहुत समान है, इसलिए ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप, 2p में पास पास है ना, इससे एक बहुत मजबूत बंध बन जाता है। और आयोडीन में परमाणु की तुलना में बहुत बड़ा होता है, इसलिए कक्षीय अंतःक्रिया बहुत कमजोर होती है। बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से मैंने अभी एग्जाम्पल देके समझाया है, आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे। कमजोर बंधन शक्ति का निर्माण होता है। ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बंधन की लंबाई जितनी कम, बंध उतना ही मजबूत। CF की बंध लंबाई इतनी है ना, वहीं पर बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की भी क्या मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए CF में उच्चतम बंध एंथैल्पी होती है, जिसका क्रम ये है। यस और नो? जल्दी बताएंगे, जल्दी 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 बताएंगे। बात क्लियर हुई या नहीं? फटाफट झटाझट जल्दी मेरे बच्चों। क्लियर हो गई बेटा बात? फटाफट कमेंट में लिखो जल्दी, यस और नो। ओके डन, चलते हैं आगे। आपके सामने स्क्रीन पर अब आया एक सवाल जिसको आपको लिखना है। नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC नाम फटाफट कमेंट में लिखेंगे जल्दी से। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करके आना है। ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप वहां से इसको ले लें और उसके बाद में इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखकर भेजें। बेटा, जब तक आप होमवर्क नहीं लेंगे तब तक पढ़ाने और पढ़ने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तभी हम कुछ बनेंगे। ओके, कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वही है यहाँ पर। ओके, तो पढ़ो तभी आगे बढ़ोगे। जल्दी 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 फटाफट ले लिया। एक और क्वेश्चन है, इसको भी स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। आपको इसका भी आंसर कमेंट में लिखकर लाना है। आपको यदि आंसर इसका सही हुआ और नहीं आ रहा है तो मुझे पूछना, मैं अगली क्लास में जब आऊंगी तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको बताऊंगी। लेकिन अभी आपको ये सब करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। तो फटाफट जल्दी से ये सब स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से करेंगे
आज जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो आप इसके नोट्स बनाएंगे और अच्छे से इसको लिखेंगे ताकि आपको बात समझ में आए। साथ साथ नोट्स बनाओ बेटा, ऑर्गेनिक में जब तक नोट्स नहीं बनेंगे तब तक बात समझ में नहीं आती है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक जब मैं अगली क्लास में आती हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू।